नमस्कार दोस्तों, मास्टर स्टोरी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी है माता पिता का दर्द। चलो जी, जल्दी जल्दी चलो, कहीं ट्रेन न छूट जाए। सुमित्रा जी अपने पति प्रभात जी से बोली। प्रभात जी कंधे पर बैग संभालते हुए बोले, अरे भाग्यवान, चल तो रहा हूँ, अब और कितना तेज चलूँ। तुम्हें तो फोन पर बेटे की बात सुनकर जैसे पैर ही लग गए। बेटे ने अपने पास आने का निमंत्रण क्या दिया? तुम्हें तो जैसे जवानी फूट पड़ी। अजी क्यों न फूटे, कहाँ होते हैं आजकल ऐसे बेटे। हमने जरूर पिछले जन्म में पुण्य किए होंगे, तभी तो रवि जैसा बेटा पाया है हमने। हमारा एक बेटा ही 10 बेटों पर भारी है। सुमित्रा जी हाथ में पकड़े हुए बैग को जमीन पर रखते हुए बोली, लो आ गए रेलवे स्टेशन, अभी पूरा 1 घंटा बचा है। तुम भी ना सुमित्रा, कमाल करती हो। अब क्या करेंगे यहाँ 1 घंटा? तुम्हें पता है ना, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, लेकिन इंतजार नहीं कर सकता। मुझे किसी का भी इंतजार नहीं होता है। मुझे 5 मिनट का इंतजार भी बर्दाश्त नहीं होता, और यहाँ तो पूरे 1 घंटे का इंतजार करना है। रात भर ना अपने सोई, ना मुझे सोने दिया। प्रभात जी अपनी कमर सीधी करते हुए बोले, अरे शुक्र मनाओ मेरा, जो मैंने तुम्हें टाइम पर यहाँ पहुँचा दिया। सामान को सलीके से रखते हुए सुमित्रा जी बोली, अरे हाँ, तुमने तो बहुत बड़ा एहसान कर दिया मुझ पर। अब यहाँ बोरियत के अलावा कुछ नहीं। तुम यहीं बैठो, मैं अभी आता हूँ। प्रभात जी बोले, अजी कहीं दूर मत जाना, नहीं तो ट्रेन छूट जाएगी। मुझे पता है, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ। प्रभात जी कंधे का बैग सुमित्रा जी को देते हुए बोले, और फिर 10-15 मिनट बाद बगल में अखबार दबाए और एक हाथ में चाय की पॉलीथीन और 2 कागज के गिलास ले आए। सुमित्रा मन ही मन सोच रही थी, अरे जल्दीबाजी के चक्कर में इन्हें चाय बनाकर देना ही भूल गई। चाय की तलब लगी होगी, बिना चाय के तो यह रह ही नहीं सकते। सुमित्रा जी को चाय की पॉलीथीन देते हुए प्रभात जी बोले, जरा इसका रबड़ खोलना तो। सुमित्रा जी ने चाय का पॉलीथीन का रबड़ खोला और पेपर ग्लास में चाय देते हुए सुमित्रा जी बोली, कितनी महंगाई हो गई है। पहले चाय का कांच का गिलास हुआ करता था, और वह भी इतना बड़ा कि चाय की तलब मिट जाए, लेकिन अब कागज के गिलास हो गए, जिसमें 2 घूंट भी चाय अच्छे से नहीं आती है। इसे तो चाय की तलब ही नहीं मिटती है। बात करते करते चाय खत्म हो जाती है। प्रभात जी कहते हैं, सुमित्रा तुम और चाय पियोगी? नहीं जी, खाली पेट ज़्यादा चाय पीने से एसिडिटी हो जाती है, फिर दिन भर खट्टी डकारें आती रहेगी। चाय का पेपर ग्लास मोड़ते हुए सुमित्रा जी बोली। प्रभात जी अखबार खोलकर अखबार पढ़ने में व्यस्त हो गए। सुमित्रा जी बेटे के पास रहने का सपना देखने लगी और मन ही मन सोचने लगी, लोग यूं कहते हैं, बच्चे बाहर जाकर बदल जाते हैं। हमारा रवि तो अब तो बड़ा आदमी हो गया। हमारा रवि कहाँ बदला है? उसे आज भी अपने माँ बाप का कितना ख्याल है। आज पूरे 5 साल में उसने हमें अपने पास दिल्ली बुलवाया है। कहाँ अकेला बच्चा क्या क्या करता होगा। अब हम चले जाएंगे तो थोड़ा उसे भी सहारा हो जाएगा, थोड़ा हमारा भी मन लग जाएगा। माँ के हाथ की रोटी के लिए तरस रहा होगा। अब मैं जी भर के उसे अपने हाथों से खाना खिलाऊंगी। सपना संजोते संजोते सुमित्रा जी ने स्वप्न में रवि का विवाह भी करवा दिया। उसके 2-3 नन्हे मुन्ने बच्चों को अपनी गोद में खिला भी दिया। तभी प्रभात जी बोले, क्यों भाई, अब देर नहीं हो रही है? बैठकर क्या सोचने लगी? ट्रेन आ गई है, चलो। तभी हड़बड़ाहट में सुमित्रा जी सामान समेटने लगी, और जैसे तैसे दोनों ट्रेन में चढ़े और सीट में बैठे। सामने की सीट में 2 बुजुर्ग और आए। प्रभात जी और सुमित्रा जी को देखकर बोले, अरे प्रभात जी। प्रभात जी ने अपना सामान से ध्यान हटाया और उनकी ओर देखा तो वह बोले, अरे शर्मा जी आप। दोनों ने हाथ मिलाया और एक दूसरे की
पत्नी को भाभी जी संबोधित कर नमस्कार किया। प्रभात जी शर्मा जी से पूछने लगे, और शर्मा जी आज किधर चली यह सवारी? शर्मा जी सीट पर बैठते हुए बोले, अरे दिल्ली तक जा रहे हैं, भतीजे की शादी है ना, इसीलिए जा रहे हैं। हम दोनों बूढ़े बुढ़िया ने सोचा कि थोड़ा दिल्ली भी घूम आएंगे, इसीलिए दोनों चले आए। गर्मी में तो दिल्ली घूमने जैसा ही नहीं होता है। और आप लोग दिल्ली कैसे जा रहे हैं? प्रभात जी बोले, हम बेटे के पास जा रहे हैं। अच्छा अच्छा ठीक है भाई, 10-15 दिन के लिए बेटे के साथ ही रह जाओ। और बेटा क्या करता है दिल्ली में? शर्मा जी ने चश्मा रुमाल से साफ करते हुए कहा। तभी सुमित्रा जी अपनी खुशी रोक नहीं पाई और बोली, नहीं भाई साहब, बस 15 दिन के लिए नहीं, हमेशा हमेशा के लिए जा रहे हैं। हमारा बेटा वहाँ एक बहुत बड़ी कंपनी में काम करता है। तभी मिसेज शर्मा बोली, बड़े भाग्यवान हो बहन, आप दोनों को इस जमाने में ऐसा बेटा पाया है जो बूढ़े माँ बाप को अपने साथ रखने को तैयार हो गया। तभी शर्मा जी ने पूछा, बेटे की शादी हो गई है क्या? प्रभात जी बोले, अभी नहीं हुई है, कोई अच्छी लड़की बताना जरा, इस साल इसका विवाह कर ही देंगे। तभी ट्रेन का सायरन बजा और ट्रेन धीरे धीरे चल पड़ी। सुमित्रा जी और मिसेज शर्मा खिड़की से बाहर का नज़ारा देख रही थी कि कैसे लोग धीरे धीरे पीछे छूटते जा रहे हैं। इस नज़ारे को देखते हुए मिसेज शर्मा बोली, देखो कैसे सब पीछे छूटता जा रहा है। तभी मिस्टर शर्मा बोले, कमला, यह ट्रेन जिंदगी की तरह है। जैसे ट्रेन सब कुछ पीछे छोड़ते हुए आगे अपनी मंजिल की ओर बढ़ती जा रही है, वैसे ही हम सभी एक दूसरे को छोड़कर आगे बढ़ रहे हैं। प्रभात जी ने शर्मा जी की बात का समर्थन करते हुए कहा, यह तो परम सत्य कहा भाई साहब आपने। फिर प्रभात जी और उसकी पत्नी शर्मा दंपति से सुख दुख की बातें चलती रही। बातों के दौरान सुमित्रा जी अपने बेटे को नहीं भूलती। वह हर दूसरी बात के बाद अपने बेटे की बात की चर्चा करने लगती। ट्रेन अपनी मंजिल तक पहुंच गई थी। इस बीच दोनों दंपति ने खाना भी खाया और अपने अपने घर का स्वाद एक दूसरे के साथ साझा भी किया। शर्मा जी बोले, प्रभात जी चलिए ऑटो बुक करवाकर अपनी अपनी मंजिल की ओर बढ़ते हैं। प्रभात जी बोले, शर्मा जी आप चलिए, हमें बेटे ने कहा है वह हमें लेने स्टेशन पहुंच जाएगा। यहीं कहीं वह हमारा इंतजार कर रहा होगा या फिर आता ही होगा। अच्छा जी हम चलते हैं, शर्मा जी सामान उठाते हुए बोले और शर्मा जी अपनी पत्नी के साथ ऑटो में बैठकर चले गए। सुमित्रा जी ने प्रभात जी से पूछा, उनके कितने बच्चे हैं और कहाँ हैं? प्रभात जी बोले, इनके 2 बेटे हैं, दोनों पढ़ाई लिखाई करके विदेश चले गए। इन दोनों ने वहीं की लड़कियों से शादी भी कर ली है और वहीं गृहस्थी भी बसा ली। वह अब दोनों बूढ़ा बुढ़िया यहाँ अकेले रहते हैं। सुनो जी, जरा रवि को फोन तो लगाना, कहाँ रह गया है वह, अभी तक नहीं आया। प्रभात जी अपनी पैंट की जेब से बटन वाला मोबाइल निकालकर नंबर डायल किया, लेकिन बेटे का मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा था। यही प्रक्रिया प्रभात जी 20 से 25 बार दोहराए तो मोबाइल नंबर को स्विच ऑफ बताता है। अब प्रभात जी जिसके हाथ में भी मोबाइल देखते उसी से विनती करते, इस नंबर पर बात करनी है, आप करवा दीजिए। कई लोग ने उस नंबर को डायल किया लेकिन नंबर स्विच ऑफ आ रहा था। एक तरफ जहां प्रभात जी लोगों से विनती करने में व्यस्त थे, वहीं दूसरी ओर उनकी पत्नी उनकी ऐसी दशा देखकर बेचैन होने लगी। उनकी तबीयत खराब होने लगी। उनका जोश घबराहट में बदलने लगा था। प्रभात जी सुमित्रा जी के पास आए और बैठकर बोले, सुमित्रा, रवि का तो फोन ही नहीं लग रहा है। सुमित्रा जी घबराई आवाज में बोली, सुनिए जी, रवि को कहीं कुछ हो तो नहीं गया? प्रभात जी बोले, कैसी बात कर रही हो तुम? प्रभात जी ने जब सुमित्रा जी का चेहरा देखा तो वह डर गए
और बोले, सुमित्रा तुम्हें क्या हुआ? सुमित्रा बोली, मुझे यहाँ बहुत घबराहट हो रही है, आप मुझे कहीं और ले चलिए। प्रभात जी ऑटो लेने गए तो सुमित्रा जी निहाल होकर जमीन पर पड़ी थी और उनका सामान चोरी हो चुका था। किसी की कमजोरी किसी के लिए लूटने का अवसर थी। प्रभात जी ऑटो लेकर आए तो देखा सुमित्रा जी जमीन पर बेहोश पड़ी है और उनका सारा सामान भी गायब है। उन्हें सुमित्रा जी को जगाया तो वह नहीं जागी। किसी से पानी मांगकर उनके मुंह पर छिड़का और पिलाया तो उन्हें थोड़ा होश आया। जो बैग प्रभात जी के कंधे पर टंगा हुआ था, किसी ने उसमें कट लगाकर सारे रुपए पैसे निकाल लिए। इतने में ही ऑटो वाला बोला, बाबूजी चलिए बैठिए। प्रभात जी बोले, बेटा हमारे पास पैसे नहीं है, किसी ने हमारे पैसे निकाल लिए हैं। यह सुनकर ऑटो वाला आगे को चलता बना। प्रभात जी सुमित्रा जी को कंधे का सहारा दिए चलते जा रहे थे और मन ही मन सोच रहे थे, कितनी बेरहम है यह दिल्ली, इसने हमसे हमारा सब कुछ छीन लिया। हमारा बेटा की याद आते ही उन्होंने जेब से फ़ोन निकाला, फिर बेटे का नंबर डायल किया, लेकिन बेटे का मोबाइल अभी भी स्विच ऑफ आ रहा था। रात के लगभग 8 बज चुके थे। प्रभात जी सुमित्रा जी को कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर ले आए। सुमित्रा जी की चप्पल भी चोरी हो चुकी थी। सुमित्रा जी निहाल होकर प्रभात जी के कंधे पर पड़ी थी। लगातार सिर के बहुत से प्रभात जी का कंधा बहुत बुरी तरह से दुखने लगा था। उन्होंने सुमित्रा जी को मंदिर के प्रांगण में एक कोने में लिटा दिया और खुद भी आराम करने लगे। थकान से जाने कब उनकी आंख लग गई पता ही नहीं चला। जब आंख खुली तो देखा सुमित्रा जी बेहोशी की हालत में कुछ बड़बड़ा रही थी और जोर जोर से सांस ले रही थी। उनके मुंह से निकलने वाले शब्द समझ में नहीं आ रहे थे, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वह अपने बेटे को याद कर रही थी। करीब 20 मिनट बाद उन्होंने त्याग दिए, लेकिन बेटा फिर भी नहीं आया। अब प्रभात जी बिल्कुल अकेले पड़ गए थे। मंदिर परिसर के सामने एक दुकान से बुजुर्ग महिला यह सब देख रही थी। वह अपने दुकान के लड़के के साथ वहां आई और प्रभात जी से पूरा हाल पूछा तो प्रभात जी ने बताया वह बिहार से यहाँ अपने बेटे के पास आए थे। बेटे ने कहा था, बाबूजी आप गांव में सब कुछ बेचकर पैसे मेरे अकाउंट में डाल दीजिए और आप लोग हमेशा हमेशा के लिए दिल्ली मेरे पास आ जाइए। मैं आपको रेलवे स्टेशन पर लेने पहुंच जाऊंगा। अगर आप पैसे लेकर साथ आए तो ट्रेन में चोरी हो सकती है, क्योंकि ट्रेन में बहुत चोरियां होती है, इसलिए आप सफ़र में पैसे अपने पास मत रखना। सारा रुपया पैसा मेरे अकाउंट में डाल देना और दिल्ली जाकर वापस ले लेना। हमने अपनी सारी ज़मीन और मकान बेचकर पैसे उसके अकाउंट में डाल दिए। अब उसका मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा है। उस बुजुर्ग महिला ने अपने नौकर से कहा, जरा भाई साहब से नंबर लेकर अपने मोबाइल से उस नंबर को डायल करके देखो तो। उस लड़के ने नंबर डायल किया तो मोबाइल अब भी स्विच ऑफ जा रहा था। उस बुजुर्ग महिला का नाम निर्मला था। उन्होंने सुमित्रा जी को छूकर देखा तो वह बर्फ जैसी ठंडी हो गई थी। निर्मला जी ने प्रभात जी से कहा, भाई साहब यह तो आपको छोड़कर हमेशा के लिए जा चुकी है। यह सुनते ही प्रभात जी वहीं निढाल हो गए। निर्मला जी ने अपने दुकान के लड़कों से कहकर सुमित्रा जी की अंतिम क्रिया की व्यवस्था करवाई और सुमित्रा जी का बिना पुत्र के अंतिम संस्कार भी हो गया। निर्मला जी ने प्रभात जी को अपने घर में एक मोटा कंबल और 2-3 जोड़ी गर्म कपड़े मंगवा कर दिए। इसी में प्रभात जी के 2 दिन निकल गए। प्रभात जी मंदिर की सीढ़ियों में बैठे सोच रहे थे, इस दिल्ली में जहाँ बेदर्द लोग रहते हैं, वहीं निर्मला जी जैसे इंसान भी है जिनमें अभी तक इंसानियत जिंदा है। करीब सुबह के 4 बजे होंगे। मंदिर के लोग की आवाजाही शुरू हो गई थी। आज मंगलवार का दिन था। मंदिर में सुबह से ही काफ़ी भीड़ थी। आने जाने वाले प्रभात जी को भिखारी समझकर दान किए जा रहे थे। कोई उन्हें 10 रुपए दे रहा था, कोई 100 रुपए तो कोई 500 रुपए। मंदिर की सीढ़ियों में उन्होंने अपने बेटे को देखा। एक बार तो उनका मन किया कि वह उठकर दौड़कर अपने बेटे को गले से लगा ले, लेकिन फिर उनके दिमाग ने उन्हें रोक लिया। उन्होंने कंबल से अपने मुंह को ढक लिया
और उसी की ओर से वह अपने बेटे को देखने लगे। उसके साथ एक औरत भी थी जिससे हंस हंस कर बातें कर रहा था। उसे देखकर नहीं लग रहा था कि वह अपने माता पिता का इंतजार कर रहा था। वह बेटे के द्वारा दिए गए धोखे को अच्छे से समझ गए। वह दोनों मंदिर में दर्शन करके लौटे तो उसने उस औरत से कहा, शिल्पा कुछ दान कर दो भाई, लॉटरी लगी है हमारी। और औरत ने अपने पर्स से 100 रुपए का नोट निकाला और प्रभात जी के कंबल में डाल दिया और आगे चलते बने। अब प्रभात जी को पता चला, उसने अपने अयाशी के लिए उनका मकान जमीन सब बिकवा दिया। प्रभात जी ने रात को हिसाब लगाया तो उनके पास 20,000 रुपये जमा हो गए थे। उन्होंने निर्मला जी से कहा, मैं अपने गांव जाना चाहता हूँ, अगर आप मुझ पर एक एहसान और कर दें तो बड़ी मेहरबानी होगी। निर्मला जी बोली, क्या है भाई साहब? वह बोले, मुझे किसी से कहकर रेलवे स्टेशन छुड़ा दीजिए। निर्मला जी ने अपनी दुकान में काम करने वाले लड़के को बुलवाया और कहा, भाई साहब को रेलवे स्टेशन लेकर जाओ और टिकट कटवा कर ट्रेन में बैठा देना। यह रहे टिकट के पैसे। प्रभात जी बोले, ना बहन जी ना, टिकट के पैसे हैं मेरे पास, आप सिर्फ लड़कों को भेज दीजिए। लड़का प्रभात जी को रेलवे स्टेशन ले गया और टिकट कटवा कर उन्हें ट्रेन में बैठा दिया। प्रभात जी गांव पहुंचे। उनके पास गांव में कुछ भी नहीं बचा था। वह सीधा अपने भाई के घर गए और सारा वाक्य उन्हें कह सुनाया। भाई को उन पर दया आ गई और उसने उन्हें अपने साथ रख लिया। अब रहने को छत तो मिल गई, लेकिन अब क्या करे? उन्होंने देखा उनके पास सिर्फ 14,000 रुपये थे। उन्होंने उसी में से एक फूड ठेला किराए पर लिया, उसी में खाना बनाकर बेचने लगे। धीरे धीरे मेहनत रंग लाई और किस्मत ने साथ दिया। ठेले से कमाई चल निकली। धीरे धीरे उनका काम बढ़ने लगा। उन्होंने अपने घर का सारा सामान अपने भाई के वहाँ रखवाया था। वह सामान अब उनके काम आने लगे। भाई का परिवार भी उनसे जुड़ गया। भाई ने भी अपनी लागत लगे तो कारोबार दिन दुगुना रात चौगुना निकल पड़ा। सोशल मीडिया पर उनके वीडियो वायरल होने लगे और लोग उन्हें शेयर करने लगे। धीरे धीरे उन्होंने 15 ठेले और एक होटल खोल लिया। जिंदगी के अंतिम पड़ाव में भी प्रभात जी ने वह कारनामा कर दिखाया जो 20 साल से 25 साल में भी लोग नहीं कर दिखाते हैं। प्रभात यह दिल्ली निर्मला जी से मिलने गए और उनका दिल से आभार व्यक्त किया। दोनों में भाई बहन का रिश्ता कायम हो गया। 5 साल बाद एक दिन सोशल मीडिया में रवि वीडियो देख रहा था। तभी उसकी नज़र अपने बाबूजी की वीडियो पर पड़ी। उसने पूरा वीडियो देखा तो वह दंग रह गया और अपने पिता से मिलने सीधे बिहार पहुंचा। उसने वहां जाकर देखा तो वह दंग रह गया। सोचने लगा, इनका सारा रुपया पैसा तो मैं ले लिया था, फिर इनके पास यह सब कहाँ से आया? बेटा अपनी पत्नी के साथ प्रभात जी से मिलने गया और बोला, बाबूजी प्रणाम, यह आपकी बहू है। रवि की पत्नी सर पर पल्लू रखकर जैसे ही झुककर प्रणाम करने लगी, तभी प्रभात जी बोले, माफ़ कीजिएगा, मैंने आपको नहीं पहचाना। तभी रवि बोला, क्या बाबूजी, आप अपने इकलौते बेटे को नहीं पहचानते? आप मजाक कर रहे हैं। प्रभात जी बोले, मजाक मैं नहीं कर रहा हूँ, मजाक तुमने किया हमारे साथ, और मेरा बेटा उसी दिन मर गया जो मेरी पत्नी ने उसका नाम लेकर अपने प्राण त्याग दिए थे। वह भी ऐसे हालातों में पहुँचने का जिम्मेदार वही बेटा है। कितनी खुश थी मेरी पत्नी कि बेटे के साथ रहेगी, उसे अपने हाथों से खाना बनाकर खिलाएगी, इसलिए मेरी पत्नी के साथ ही मेरे बेटे को भी मौत हो गई। अगर वह आज भी शारीरिक रूप से जिंदा है तो मैं बस यही कहूँगा, अगले जन्म में वह भी माँ बाप के जीवन जिए। आज प्रभात जी की कमाई का आधा हिस्सा दान में जाता है। अब वह कभी कभी रहने के लिए वृद्धा आश्रम भी चले जाते हैं। वह अपने जैसे लोगों के बीच बहुत खुश रहते हैं और जिंदा दिल्ली से जीवन को जीते हैं। बेटे बहू समझ गए कि अब कोई चाल नहीं चलने वाला, इसीलिए मुंह बनाते हुए फिर से वहीं आ गए जहां वे रहते थे। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि कहानी पसंद आई होगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी को पूरा देखने के लिए दिल से धन्यवाद।